डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन ये क्या होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड मेल एंड फीमेल गेमीट। इसमें क्या होते हैं, एक हेप्लॉइड मेल गेमीट आते हैं और दूसरा फीमेल गेमीट आते हैं। ठीक है, एक मेल एक फीमेल आया, दोनों हेप्लॉइड है, यानी इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, उसके बाद ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनते हैं, एक जाइगोट बनते हैं जो n नहीं होते हैं बल्कि 2n होते हैं, यानी डिप्लॉइड जाइगोट होते हैं। ठीक, हाँ, इसमें देखो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनली इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन बींग का फर्टिलाइजेशन देखें तो ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होते हैं, यानी इनसाइड द बॉडी होते हैं। ठीक, इट टेक प्लेस इन एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब ये क्या होते हैं, देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होते हैं, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, यानी ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर ये मान लो ये फेलोपियन, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये यूट्रस है, ये वजाइना है, वगैरह वगैरह, तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें ये ओवरी होते हैं। मसलन अगर ये फेलोपियन ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके 3 पार्ट्स था। सबसे नीचे वाले पार्ट को हमने बोला था एम्प्यूला, ठीक है, फिर इस पार्ट को हमने बोला था इस्थमस। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होते हैं, फर्टिलाइजेशन उस जगह पर होते हैं जहाँ पर एम्प्यूला और इस्थेमिक जंक्शन होते हैं। मींस यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, जो है फेलोपियन ट्यूब के इस जगह पर होगा, यानी एम्प्यूला और इस्थमस के सेंटर पर होगा, इन दोनों के जंक्शन पर होगा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होते हैं, तो आपको बोलना है कि एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन के पर होते हैं। ठीक, हाँ, देखो इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होते हैं, देखो फर्टिलाइजेशन में आपको होते हैं 4 स्टेप्स होते हैं। पहले है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, सबसे पहला है स्पर्म को ओवम तक पहुंचना है। फिर दूसरा क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा है स्पर्म को ओवम पर पेनिट्रेशन करना है। फिर उसके तीसरा है कॉर्टिकल रिएक्शन, चौथा है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। इन सब के बारे में हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहला अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, स्पर्म जो है ओवम तक कैसे पहुंचते हैं। नंबर 1 देखो, इजैकुलेशन बोलो या इंसेमाइनेशन, दोनों सेम होते हैं। अब ये इजैकुलेशन या इंसेमाइनेशन क्या होते हैं, हाँ, स्माइनल फ्लूइड यानी स्पर्म प्लस बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह प्रोटीन्स वगैरह सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्माइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, स्माइनल फ्लूइड को इरेक्टाइल पेनिस के थ्रू वाजाइना में रिलीज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमाइनेशन बोलते हैं या इजैकुलेशन बोलते हैं। ठीक, अब ये स्माइनल फ्लूइड अगर देखेंगे तो इसमें स्पर्म सेल भी होगा। ठीक, उसके अलावा बाकी जितने भी कोलेस्ट्रॉल, फ्रुक्टोज या बाकी सारे प्रोटीन वगैरह वगैरह सबको मिलाकर हम स्माइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, इस स्माइनल फ्लूइड में अगर देखेंगे कि स्पर्म सेल का तादाद, स्पर्म सेल की काउंट अगर देखेंगे तो तकरीबन 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल होते हैं। ठीक, फ्रुक्टोज को छोड़कर, प्रोटीन को छोड़कर, अगर सिर्फ स्पर्म सेल की अगर तादाद देखेंगे तो 200 मिलियंस या 300 मिलियंस भी हो सकते हैं। अब इस इतने सारे मिलियंस नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स को पहुंचना है वहाँ कहाँ तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, तो उसके लिए क्या होते हैं, इजैकुलेशन या इंसेमाइनेशन होते हैं। अब मेनी स्पर्म सेल्स आर किल्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एसिडिटी ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। बहुत सारे स्पर्म सेल, अब मिलियंस 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म था, जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ का एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से 200 मिलियन में से बहुत सारे स्पर्म सेल जो है एसिडिटी की वजह से वहाँ पर डेथ हो जाते हैं। और कुछ स्पर्म सेल्स जो बचते हैं एसिडिटी से, वो कुछ जो है फेगोसाइटोसिस हो जाते हैं वजाइनल एपिथेलियम की वजह से। वजाइना के एपिथेलियम यानी इनर मेम्ब्रेन में फेगोसाइटोसिस हो जाते हैं। फेगोसाइटोसिस होने की वजह से कुछ स्पर्म सेल्स वहाँ मर जाते हैं। ठीक, अब इन दोनों की वजह से 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म था, रिलीज हुआ था, तो उनकी तादाद कम हो जाते हैं। ठीक, तो स्पर्म स्विम्स बाय लैशिंग मूवमेंट टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। मसलन अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये यूट्रस है, और मान लो अगर ये वजाइना है, ठीक, स्पर्म को पहुंचना है यहाँ तक पहुंचने के लिए स्पर्म को मूवमेंट करना है। तो स्पर्म क्या करते हैं, लैशिंग मूवमेंट करते हैं, यानी वो स्विम करते हैं बाय यूजिंग हिज टेल। स्पर्म क्या करते हैं, अपने टेल को इस्तेमाल करके, स्पर्म का जो लास्ट पार्ट होते हैं, एंड पार्ट होते हैं, टेल होते हैं, उस टेल को मदद करके वो क्या करते हैं, मतलब अगर ये पूरा स्माइनल फ्लूइड होगा, इसमें स्पर्म सेल होगा, स्माइनल फ्लूइड में ये स्लैशिंग मूवमेंट करते हैं, साथ साथ में ये क्या करते हैं, ये स्पर्म जो स्माइनल फ्लूइड के थ्रू ये स्विम करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
हाँ, अब फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए सिर्फ स्पर्म का ही मूवमेंट नहीं होते हैं, बल्कि और एक एक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्पायरेटरी एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पायरेटरी एक्शन। एस्पायरेटरी एक्शन क्या हुआ? एस्पायरेटरी एक्शन क्या होते हैं? एक ऐसा मूवमेंट जहां पर जैसे सकिंग का काम करते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सक करते हैं, वो उसको खींच कर लेके जाते हैं स्पर्म को। एक तो स्पर्म खुद टेल से मूवमेंट कर रहा है, दूसरा है सक्शन का एक फोर्स अप्लाई हुआ। इन दोनों चीज़ों की मदद से स्पर्म जो है फेलोपियन ट्यूब तक, इम्पेलियरी इस्थिमास तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं। ठीक, ये हो गया स्पर्म ओवम तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक, पहला है इजैकुलेशन, दूसरा इसका मूवमेंट यानी एस्पायरेटरी एक्शन और वगैरह वगैरह। ठीक, अब देखो कैपेसिटेशन। जैसे ही स्पर्म पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब पर, ठीक, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा तो वहां पर क्या होते हैं, एक प्रोसेस हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन बोलते हैं। ठीक, हाँ, ये कैपेसिटेशन होता क्या है? ये कुछ बदलाव होते हैं जो स्पर्म में होते हैं। मसलन उसमें पहला चीज़ क्या होते हैं? लॉस ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। स्पर्म के पास डीकैपेसिटेशन फैक्टर होते हैं। मसलन अगर ये स्पर्म है तो इसके पास बहुत सारे डीकैपेसिटेशन फैक्टर है, ये इसको हम डीकैपेसिटेशन फैक्टर मानेंगे। ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर जो है वो निकल जाते हैं और इस तरह बन जाते हैं, यानी इस तरह से कैपेसिटेशन हो जाते हैं, कैपेसिटेटेड हो जाते हैं। डीकैपेसिटेशन फैक्टर लूज होने की वजह से कैपेसिटेटेड बन जाते हैं। एक दूसरा क्या है? बहुत सारे कैल्शियम जो है स्पर्म के अंदर आ जाते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाते हैं, कैल्शियम अंदर आ जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में। तीसरा क्या होते हैं? तीसरा जो है स्पर्म का मूवमेंट जो है वो व्हिपलैश टाइप होता है। व्हिपलैश टाइप में मसलन वो मूव करते समय पहले अगर अनड्यूलेटरी होगा तो वो व्हिपलैश मूवमेंट यूज करेगा, यानी एक टाइप ऑफ मूवमेंट है। आप इतना याद रखो कि व्हिपलैश टाइप इज ए टाइप ऑफ मूवमेंट जिसके थ्रू क्या करते हैं, स्पर्म जो है वो ओवम तक मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ, चौथा चीज़ क्या होते हैं कैपेसिटेशन में? कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल हो जाते हैं। एक्रोसोम, मसलन जैसे मान लो ये स्पर्म है, स्पर्म का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन को हमने एक्रोसोम माना, वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स एडहियर करके होते हैं, यानी चिपक के होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल भी अब क्या हो जाते हैं कैपेसिटेशन के दौरान, वो भी रिमूव हो जाते हैं, वो भी माइनस हो जाते हैं, यानी रिमूव हो जाते हैं। ठीक, ये सारा होने के बाद स्पर्म जो है कुछ इस तरह का बन जाते हैं, या कैपेसिटेटेड बन जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है द फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन इज हाईली स्पेसिफिक, यानी स्पर्म क्या करते हैं, एक केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन। और ओवम पर एक रिसेप्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। स्पर्म का फर्टिलाइजिन रिलीज होकर ओवम के एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज के साथ जब पूरी तरह से मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। और ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इससे क्या होते हैं, पॉलीसिपर्मी से बचते हैं, यानी बहुत सारे स्पर्म, मतलब ओवम होगा, बहुत सारे स्पर्म होगा, बहुत सारे स्पर्म है, आया बहुत सारे स्पर्म आया, सब चाहते हैं कि इसके साथ फ्यूज़ हो जाए, लेकिन सारा स्पर्म फ्यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ वही उस जगह पर ये रिएक्शन हो जाएगा। मसलन अगर यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन साइट होगा तो ये स्पर्म आएगा जिसके पास फर्टिलाइजिन है, तो यहाँ पर जुड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर जुड़ेगा ये स्पर्म इसके साथ एक्टिवेट होगा और बाकी सारों का किसके साथ क्या होगा, ये मतलब रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, यानी मेनी स्पर्म के फ्यूज़ होने से ये बचाते हैं। ठीक, और स्पेसिफिक मीन्स वो स्पीशीज स्पेसिफिक मीन्स किसी एक स्पीशीज का ही होगा, यानी ह्यूमन है तो ह्यूमन गैमीट मेल गैमीट का फ्यूज होगा ह्यूमन फीमेल गैमीट के साथ, किसी और एनिमल्स का गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन, यानी फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन भी है और पॉलीसिपर्मी से भी बचाते हैं। दो प्रोसेस का। ठीक, अब देखो नंबर सेकंड स्टेप, दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होते हैं, मान लो ये ओवम है, ओवम पर ये स्पर्म पेनिट्रेट करना है। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले तो स्पर्म को एक्टिवेट होना है। एक्टिवेट होने के लिए क्या होते हैं, मसलन स्पर्म जो है स्माइनल फ्लूइड के साथ यहाँ फीमेल के मीट तक पहुँचते हैं, तो यही स्माइनल फ्लूइड एक रीज़न बन जाते हैं जो स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं। ठीक, दूसरा स्माइनल फ्लूइड का दूसरा काम क्या है, वो स्पर्म को वजाइना के एसिडिक इन्वायरमेंट से बचा कर लाते हैं। स्माइनल फ्लूइड का दो काम हुआ, एक तो स्पर्म को एक्टिवेट करना, दूसरा हुआ एसिडिक इन्वायरमेंट इन वजाइना से स्पर्म को बचाकर ओवम तक पहुंचाना, ताकि ये ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाए। ठीक, फर्टिलाइज हो जाए। ठीक,
अब देखो, ये स्पर्म जैसे ही ओवम के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो ज़्यादातर कांटेक्ट किस पर आते हैं? एनिमल पोल पे। यानी मान लो अगर ये ओवम होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका न्यूक्लियस जो है एक्सेंट्रिक होता है, यानी सेंटर पर नहीं होते हैं, सेंटर से इस तरह से होते हैं, थोड़ा हट के होते हैं। तो जिस साइड न्यूक्लियस जिस भी साइड होगा, उस साइड वाले पोल को हम एनिमल पोल बोलेंगे। स्पर्म यहाँ पर स्पर्म का फ्यूजन होगा, ठीक है। एनिमल पोल पर क्या होगा? स्पर्म का फ्यूजन होगा, ठीक। और पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म जो है एक केमिकल मैकेनिज्म है, यानी एक केमिकल मैकेनिज्म है जिसमें क्या होते हैं, एक स्पेशल मॉलिक्यूल स्पर्म के हेड से आते हैं, जो स्पर्म के हेड पर एक स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं, ये आते हैं और ओवम के मतलब ओवम का एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ZP जोना पेलुसिडा, ठीक है। इस मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक प्रोटीन का नाम है ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। मान लो इसको हम मानेंगे ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो स्पर्म आते हैं, इस ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ये जुड़ जाते हैं, ठीक। जैसे ही ये जुड़ते हैं तो स्पर्म के एक्रोसोम्स में, यानी इसमें इस हेड पार्ट में, ठीक, सबसे ऊपर वाले पार्ट में एक रिएक्शन हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। इस प्रोटीन का नाम क्या था? ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे ही स्पर्म का इसके साथ फ्यूजन हो जाते हैं तो एक्रोसोम्स का रिएक्शन हो जाते हैं, जिसको हम एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होते हैं? एक्रोसोम्स यानी ये वाला हेड पार्ट कुछ सेक्रेट करते हैं जिसका नाम क्या है? स्पर्म लाइसिन। ये रिलीज करते हैं क्या? स्पर्म लाइसिन रिलीज करने से क्या होते हैं? एग का जो इन्वेलप है, एग का जो ये वाला मेम्ब्रेन है, वो इन्वेलप जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। स्पर्म लाइसिन रिलीज होने की वजह से ये मेम्ब्रेन टूट गया, ठीक है। तो इस स्पर्म लाइसिन में एक एंजाइम्स भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज क्या करते हैं? कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करते हैं। अब पूरी तरह से समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लो, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, तो देखते हैं। मसलन ये ओवम है, तो इसके कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं। सबसे नीचे वाला हम बोलेंगे उस साइड, ठीक है, यानी इस पूरे पोर्शन को, ठीक है, जहाँ पर फ्लूइडी पोर्शन भी होगा, हाँ, यानी फ्लूइडी पोर्शन, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद विट्रिलाइन मेम्ब्रेन आया, ठीक है, विट्रिलाइन मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आते हैं जोना पेलुसिडा। फिर जोना पेलुसिडा के बाहर भी इस तरह से कुछ होते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। ये सारा मेम्ब्रेन है। कोरोना रेडिएटा में क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं, ठीक है। और इस ग्रेन्युलोसा सेल में अगर देखेंगे तो हाइलुरोनिक एसिड का पॉलीमर बने होते हैं, यानी हाइलुरोनिक एसिड एक दूसरे से जुड़ा होगा, इस तरह से मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा होगा, जोड़ के होगा, पूरा मैश बना होगा, ठीक है, जोड़ के। तो इस हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए कौन आते हैं? एक एंजाइम आते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। जैसे ही स्पर्म का यहाँ पर एक्रोसोम्स आते हैं तो यहाँ से एक केमिकल सेक्रेट होते हैं, स्पर्म लाइसिन, जिसमें एक एंजाइम था, उसका नाम था हाइलुरोनिडेज ने क्या किया? ये ब्लू कलर, यानी ये जो हाइलुरोनिक एसिड का मैश था, उसको तोड़ने के बाद स्पर्म हेड पहुंचा कहाँ पर? जोना पेलुसिडा वाले साइड पर। तो यहाँ पर ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ये जुड़ा। जैसे ही ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ये जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं। अब इस एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हुआ? इस एक्रोसोमल रिएक्शन में ये जो एक्रोसोम है, इसका बाहर में इस तरह से पूरी तरह से ये एक अपना पाथ बनाते हैं, ताकि स्पर्म के अंदर, मतलब ये स्पर्म होगा, स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है और ये मिडल पीस है, ये दोनों आराम से ओवम तक आ जाए। मतलब ये ओवम होगा तो न्यूक्लियस को यहाँ तक आने के लिए एक पाथ बनाते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। हाँ, देखो, अब पूरा पाथ बनने के बाद ओवम में क्या पहुंचते हैं? स्पर्म का दो ही पार्ट पहुंचते हैं, एक तो या तो न्यूक्लियस पहुंचते हैं, दूसरा मिडिल पीस। बाकी जो स्पर्म का जो टेल पार्ट है वो बिल्कुल नहीं आते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पर ओवम में कौन पहुंचते हैं? सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस या स्पर्म का मिडिल पीस पहुंचते हैं। अब देखो, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म यानी कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? जैसे ही स्पर्म जो है पेनिट्रेट करते हैं ओवम के अंदर, तो ओवम में कुछ प्रोसेस होना शुरू होते हैं। नंबर पहला प्रोसेस क्या है? पेरीविटालाइन स्पेस जो है वो
स्पेस विद इन द वेटेलाइन मेम्ब्रेन, यानी पेरी वेटेलाइन स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो एक मेम्ब्रेन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस इमेज से समझ सकते हैं, मसलन ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन है और ये स्पेस है, तो रिएक्शन होने के बाद अगर देखेंगे तो ये दोनों मेम्ब्रेन, ये चाहिए और ये दोनों एक होकर क्या बन जाते हैं, इस तरह का एक ही बन जाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या था, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे ग्रेनुलोसा था। ठीक है, ये सारा ग्रेनुलोसा अब इस मेम्ब्रेन के इनर पार्ट से यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। दूसरा देखो, दूसरा यही है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, मींस यानी इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर था, ये निकल जाते हैं वहाँ से और वो दोनों मेम्ब्रेन एक हो जाते हैं। एक होकर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो इसके इनर पार्ट से यहाँ से इस तरह से अटैच रह जाते हैं, इनर साइड से अटैच रहते हैं। ठीक, जैसे इसमें हुआ, पहले क्या था, पहले ये दो मेम्ब्रेन था, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ग्रेनुलोसा सेल था। अब इसमें क्या हुआ, दोनों मेम्ब्रेन एक हुआ और ये जो ग्रेनुलोसा सेल था वो यहाँ पे इनर साइड की तरफ बाहर निकल गया और इसके अंदर वाले पार्ट से वो अटैच रह गया। ठीक, नाउ अब इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलेंगे। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलेंगे। और साथ साथ में क्या होते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन, जैसे स्पर्म का इनिशिएट हो जाते हैं, स्पर्म ओवम के अंदर आते हैं, और एक चीज़ हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये वाला इसके अंदर वाला, वो परमिएबिलिटी ज़्यादा देते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों को आने अलाउ करने देते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, ताकि प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ठीक, और दूसरा चीज़, जैसे ही स्पर्म का पेनिट्रेशन ओवम में पूरी तरह से हो जाते हैं, तो और एक चीज़ होते हैं, वो है प्रोटीन का फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द ओवम होने की वजह से कुछ चीज़ें हुआ, वो क्या है, नंबर 1 है वेटेलाइन मेम्ब्रेन और पेरीवेटेलाइन मेम्ब्रेन ख़त्म होकर एक ही मेम्ब्रेन बना, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। उस दौरान जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बीच में था वो कहाँ चला गया, इनर सरफेस में चला गया। ठीक, चौथा चीज़ क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया, और जो पांचवा चीज़ क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज हो गया कॉर्टिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो नंबर 4, दैट इज़ द लास्ट। इसमें क्या होते हैं, स्पर्म जो है, स्पर्म एंट्री होने की वजह से सेकेंडरी ऊसाइड, यानी सेल का अंदर, ओवम का अंदर वाला सबसे ऊसाइड, मतलब ये ऊसाइड है, ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन था, ये ज़ूना पेलिसुडा था, तो ज़ूना पेलिसुडा वेटेलाइन मेम्ब्रेन एक होकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना। ठीक है, अब इसके अंदर वाला पार्ट, यानी ये वाला हिस्सा जो है, जिसको हम सेकेंडरी ऊसाइड बोलते हैं, इस ये सेकेंडरी ऊसाइड क्या होते हैं, इसका मियोसिस सेकेंड हो जाते हैं। मियोसिस सेकंड होकर इसमें दो तरह का चीज़ बनते हैं, दो तरह के ओवम बनते हैं। ठीक है, एक ओवम बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, मसलन ये ज़ोना पेलिसुडा है, एक ओवम बनेगा, दूसरा पोलर बॉडी बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, पोलर बॉडी बनेगा। ठीक, अब स्पर्म जैसे कॉपुलेशन पाथ, स्पर्म क्या करते हैं, कॉपुलेशन का पाथ बनाते हैं। कॉपुलेशन पाथ क्या होते हैं, देखो कॉपुलेशन पाथ होते हैं, मसलन जब भी जैसे ही स्पर्म एंट्री हुआ था, स्पर्म में से एक तो न्यूक्लियस आया था और दूसरा मिडिल पीस आया था। मिडिल पीस में अगर देखेंगे तो बहुत सारे सेंट्रियोल्स थे। ठीक है, हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। ठीक, अब यही ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म वो क्या बनाते हैं, स्पिंडल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पिंडल्स। जैसे इस पिक्चर में अगर देखेंगे, इसने क्या बनाया, ये स्पिंडल्स बनाए हैं। ठीक है, इस तरह का एक स्पिंडल बनाया है। ओके, ये कौन बनाते हैं, सेंट्रियोल्स बनाते हैं, जो स्पर्म से आया था। दूसरा चीज़ क्या होते हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के बाहर से होते हैं ना, जैसे न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर वाले मेम्ब्रेन हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियस के इनर वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, यानी उसके अंदर क्रोमोसोम्स होगा, बाकी कंटेंट होगा, वो सारा निकल जाते हैं। ठीक, निकल जाने की वजह से क्या हो जाते हैं, फीमेल गैमीट का क्रोमोसोम्स भी आया, एक मेल गैमीट का क्रोमोसोम्स आया, दोनों बाहर निकल गया। अब ये दो सेट जो है, एक इस साइड जाते हैं, एक इस साइड चला गया। अब ये दोनों सेट क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। यानी ये क्रोमोसोम्स आते हैं स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, दोनों इस क्रोमोसोम्स का इस क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूजन हो जाते हैं। फ्यूजन होने की वजह से, मसलन ये एन क्रोमोसोम्स था, ये एन क्रोमोसोम्स है, तो एन से 2n क्रोमोसोम्स बनेगा, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स बनेगा। जैसे ही डिप्लॉयड एक या दो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब एक जो है पूरी तरह से फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन का लास्ट प्रोसेस क्या था, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस था जिसमें n और n मिलकर क्या बना था, 2n बना था। इसको बनने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ा। ठीक है, जिसके बारे में हमने इस लेक्चर में पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा है। ठीक, अच्छा देखो, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।